प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ टास्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इंतखाबात अज खुद नोटिस, सुप्रीम कोर्ट बेंच टूट गया, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदुखेल का सुओ मोटो नोटिस पर तहफ्फुजात का इजहार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी की मुबैना ऑडियो टेप पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रद्द अमल न आने पर भी तहफ्फुजात जाहिर कर दिए। जस्टिस याहिया आफरीदी ने मामले पर आईनी दरखास्तें इजाफी नोट के जरिए मुस्तरद कर दी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मामले पर फुल कोर्ट बिठाने की राय दे दी। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ इसके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा बात करेंगे राजनपुर जिमनी इलेक्शन, पीटीआई जीत गई, नून लीग पीपल्स पार्टी को वाजे फर्क से शिकस्त, अवैस लगारी ने महंगाई को अपनी हार की वजह करार दे दिया। जिमनी इलेक्शन में हार की बुनियादी वजह क्या थी, जानेंगे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार अख्तर गोरचानी साहब से, जो हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद होंगे। इसके अलावा बात करेंगे मरियम नवाज ने इलेक्शन से कबल नवाज शरीफ की सजाएं खत्म करने का मुतालबा कर दिया। नून लीगी सियासत को वक्ती नुकसान का एतराफ, जनरल फैज की बाकियात पर अब भी इमरान खान को बचाने की कोशिशों का इल्जाम लगा दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निजार पर भी मौजूदा अदलिया पर असरअंदाज होने का इल्जाम, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा सादगी अपनाने की दावेदार हुकूमत के वज़रा ने बैरून मुमालिक पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए दौरों पर, तफसीलात सामने आ गई। वफाकी वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने सब वज़रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किस वजीर मुशीर ने कब कहां का दौरा किया और इस पे कितने अखराजात आए, इसकी अहम डिटेल्स भी आज के प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं खुसूसी तौर पर गुफ्तगू करने के लिए जो सियासी मामलात हैं और ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में मामलात रहे, साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। फवाद साहब, आपको आवाज ठीक से आ रही है? थोड़ी सी आपकी आवाज कम है। अच्छा फवाद साहब, आज आप मौजूद थे, सुप्रीम कोर्ट में एक अहम समाअत हुई, 9 रुकनी बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था आज वो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया। आप इन तमाम मामलात पर समझते हैं, यू हैव जुडिशियल बैकग्राउंड एज वेल, बताइएगा कि ये क्या वजह नजर आती है ये बेंच इस तरह से टूटने की, और इसके बाद के मामलात को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बेंच का मामला तो मेरे ख्याल है उन्होंने हल कर लिया है एमिकेबली। वहां पे जिन 2 जजेस के ऊपर जिन 4 जजेस ने बेसिकली अपना एक समझिए कि केस शुरू होने से पहले उनकी एक ओपिनियन सामने आ गई थी, उन 4 जजेस ने रिक्यूज कर लिया है और बाकी 5 जजेस जो हैं वो अपना फैसला जो कंटिन्यू कर रहे हैं। सो बेंच बनाना तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है, और एक्चुअली चीफ जस्टिस का एक ही इख्तियार है और वो ये है कि वो बेंचेस बनाते हैं। तो बाकी तो ये मामला जो है लोग, बाकी इसमें जो इश्यूज फ्रेम हुए हैं उसमें सिर्फ यही तय होना है कि किसने अनाउंस करना है इलेक्शन, और वो जो है चीफ जस्टिस साहब ने और बेंच ने आज कहा है कि कल वो इस बारे में फैसला कर देंगे। अच्छा फवाद साहब, हमने देखा है कि जजेस की ऑब्जर्वेशन थी इस मामले पर कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस को इस बेंच में शामिल नहीं किया गया, और ये भी एक वजह है कि ये बेंच मुतनाज़ हो गया। 2 सीनियर जजेस जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस सरदार तारिक हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया। ये ऑब्जर्वेशन आपके ख्याल में कितनी पर्टिनेंट है या कितनी ठीक है? देखिए, ये तो एक ऐसे ही बातें हैं ना करने वाली। ये जो इस बेंच में जो 5 जजेस थे वो थे जिन्होंने कासिम सूरी की रूलिंग को सेटिसाइड किया, जिसकी वजह से ये हुकूमत बनी हुई है। तो अगर पीटीआई के अगर वो 5 जजेस ना बैठा करें तो इस तरह तो फिर सुप्रीम कोर्ट चल ही नहीं सकती। इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को लगे कि इस बेंच में हमारे मुखालिफ हैं तो वो शुरू हो जाए। ये इस तरह तो कभी जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं कर सकेगी। तो ये चीज जस्टिस का प्रेरोगेटिव है और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अच्छा, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े दिनों बाद हमें ज्वाइन किया। बल्कि मुझे याद है जिस दिन आपकी गिरफ्तारी हुई थी उसी दिन हमने आपको ये फ़ोन पे आपने हमारे शो पे आपने आना था, बल्कि हमने जिक्र भी किया कि जनाब की आज बड़ी ज्यादती की कि चौधरी साहब ने हमारे शो में आना था, तो आपने उसी वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच, यू आर बैक टू आवर शो सर, वी आर ग्रेटफुल। सर, अभी आपने बात की कि 5 जजेस वो शामिल हैं जिन्होंने डिप्टी स्पीकर साहब की रूलिंग पे उन्होंने आके आपकी हुकूमत के खिलाफ फैसला दिया था ये तोड़ने का। तो इस बेंच में कितने लोग थे जिन्होंने सर ये पंजाब असम्बली में उन 20 अरकान को रोका था कि इनके वोट जो हैं वो काउंट नहीं होंगे वहाँ पे तरीके एतमाद के वक्त? उसमें वो भी अगेन उसमें कुछ जजेस शामिल हैं सर? वो 3 थे ना, अब तो नहीं रहे। उस वक्त वो थे जो 3 जजेस थे वो अब खैर वो इजाजुल हसन साहब उसमें शामिल थे, वो अब इसमें रिक्यूज हो गए हैं। तो बाकी जजेस जो हैं वो तो चीफ जस्टिस साहब ही हैं। अच्छा, आपको लगता है कोई बैलेंसिंग फैक्टर चलता रहता है कि सेंटर में यहाँ पे उन्होंने इनको ये खुश कर दिया, पीडीएम खुश हो गई, पंजाब में आप खुश हो गए? बल्कि मुझे याद है जब जहांगीर तरीन साहब का
उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का आया था, तो आपका भी एक अगर ट्वीट में अगर मुझे याद है तो आपने इसी तरह का तबसरा किया था, यू आर बोल्ड एंड ब्लंट एज वी नो यू सर। तो आपने भी यही कहा था कि जनाब की अदालतें जो हैं बैलेंसिंग उसमें फैक्टर में बैलेंसिंग एक्ट में चली गई हैं। आपको लगता है कि अभी भी वो सिलसिला चल रहा है सर? देखिए, हमने ना जुडिशरी के ऊपर बोझ डाल दिया बहुत ज्यादा। मसला ये है कि सियासतदान का कोई भी फैसला पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट हमारे यहाँ जो अलमिया है जमहूरियत का वो ये है कि हम जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपना मैकेनिज्म नहीं तय कर पा रहे कि हमारा अगर इख्तलाफ होगा तो वो हमें तय कैसे करना। लिहाजा अल्टीमेटली सारे पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं वो एंड अप होते हैं कोर्ट्स में, और पॉलिटिकल इश्यूज कंट्रोवर्शियल होते हैं, उसमें किसी की कोई ओपिनियन एक होती नहीं। फिर हमारे यहाँ अदालतों ने भी ये किया हुआ है कि उन्होंने एक कंसिस्टेंसी नहीं रखी। एक केस में फैसला एक आता है, दूसरे में दूसरा आता है, तीसरे में तीसरा आता है, जिसकी वजह से जो कंसिस्टेंसी ना होने की वजह से भी उनके ऊपर जो है वो कंट्रोवर्सी आ जाती है। अब ये दो मामलात हैं बड़े फंडामेंटल, इनको तय होते होते अच्छा लगेगा। अरे चौधरी साहब, इसमें जो सबसे बड़ा सीरियस एक इशू आ रहा है, और माजी में आपने इस पे बोला भी है, आप मेरा कॉलम भी लिखते थे जंग में, लिखा भी है, बोला भी है वेरी कंसिस्टेंटली, कि अभी ये उनका मुज़ाहिर नकवी साहब की जो ऑडियो लीक्स हैं ये जो परवेज लही साहब के साथ, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं, जिसमें जजेस ने भी पॉइंट आउट किया है और उसमें लिखा गया है कि जनाब इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस नहीं आया। ये मेरा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है अपने नोट में चीफ जस्टिस साहब को कि उनकी तवक्को थी कि मुज़ाहिर नकवी साहब की जो ऑडियो आई हैं जो बेंच में बैठे हैं इस पर कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस आएगा, तो वो ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल कोई रिस्पांस नहीं आया। आप इसको कैसे देखते हैं सर कि जजेस अपनी अकाउंटेबिलिटी से वो घबरा रहे हैं? जो बिलावल ने भी बात की, आप लोग भी माजी में इमरान खान साहब भी करते रहे, आप भी करते रहे, तो इससे लगता है जुडिशरी अपना जो एक उनका एहतसाब है जो होना चाहिए खुद करें, उनका अपना सिस्टम है, तो वो करने को तैयार नहीं है सर? नहीं, वो तो जजेस और जनरल एहतसाब वगैरह पे यकीन नहीं रखते, अपने एहतसाब पे वो नहीं आते और ना ही उन्होंने आना है। तो वो ताकतवर है, ये तो एहतसाब तो कमजोर लोगों का होता है। दूसरी बात ये है कि जो ये इशू है ना ऑडियो लीक्स का, इसमें पहले तो तहकीकात ये होनी चाहिए कि ऑडियो रिकॉर्ड कैसे होती हैं और रिलीज कैसे होती है। वो जवाब मेरा ख्याल है बाद में रहेंगे, बट पहले इम्पोर्टेंट इस तरह तो देखिए पाकिस्तान में किसी की कोई इज्जत ही महफूज नहीं है। हर वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो सबसे बड़ा ऑफिस है वहां पे ऑडियो लीक्स हो गए, ऑडियो रिकॉर्ड हुई और किसी ने बॉदर ही नहीं हुआ किसी को। आप मुझे बताएं, अब उस ऑफिस में कौन आदमी जाके पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से कोई बात करेगा? कौन बाहर का बंदा आएगा और उसको ये पता नहीं होगा कि पता नहीं मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ या नहीं? आपने ऑफिस की सिक्योरिटी को बेड़ा गर्क कर दिया है। ना जजेस महफूज हैं, वज़ीर आज़म महफूज नहीं है, कोई यहाँ पे महफूज नहीं है, और इस तरह से ये मुल्क चल रहा है, अल्लाह के सारे चल। अच्छा, आपको याद होगा सर, बहुत सारे लोग इस पे तनकीद कर रहे हैं। चौधरी साहब, बात तो आपने ठीक करी है, जैसे ऐसे होना चाहिए। वो कहते हैं जनाब इस पे तो बात हो रही है कि टैपिंग क्यों हो रही है, लेकिन जो टैपिंग में लीक्स में जो वो कहते हैं कंटेंट आ रहे हैं उस पर कोई नहीं बात कर रहा। मतलब वो चाहे उनकी शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक है, कंटेंट किसी ने नहीं देखा कि मरियम नवाज साहबा जो हैं अपने उस दामाद के लिए फेवर लेने की कोशिश कर रही हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ। उसके बाद इमरान खान साहब की आती हैं, या उसके बाद हमने दीगर लोगों की देखी हैं, या अभी हम उस जजेस की देख लें, तो वो कहते हैं इतने बड़े इस पे ओहदे पे बैठे हुए लोग जो हैं वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं उस पर कोई एतराज़ नहीं है, उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इस पे होनी चाहिए कि जनाब के ये टेपिंग क्यों होगी। कंटेंट ही तो बड़ा एक्सप्लोसिव है, दे आर सिटिंग एट वेरी टॉप पोजीशन, वो फेवर दे रहे हैं, लैन दैन की चीज़ें कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, वो मामूली बात है जो गुफ्तगू कर रहे हैं सर, ये टेपिंग ज़्यादा अहम है? नहीं, देखिए टैपिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि जो कंटेंट है उसके साथ सबसे बड़ा मसला यह है कि जब तक वो लीगली रिक्वायर्ड नहीं है वो एविडेंस में नहीं आ सकती। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो सारी टेपें आई हैं इनमें एक भी फोरेंसिक जो है वो उसका नहीं वो प्रूव हो सका सही, क्योंकि सारी जगहों पे मुख्तलिफ जगहों जो है वो रिलीज होती है। ऑडियो चलाई वो बाद में गलत साबित हो गई, वो कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी जज ने, और ये जो है इस जियो ग्रुप वालों के खिलाफ भी नहीं हुआ। ये जब तक आप इसको नहीं कंट्रोल करेंगे और लीगली रिक्वायर्ड एविडेंस के ऊपर आप नहीं जाएंगे, कंटेंट की कोई हैसियत नहीं। चलो साहब, एक तरफ आप कहते हैं ये फेक हैं, इनको मतलब जोड़ा जाता है, इनको वो किया जाता है, मतलब दैट्स योर स्टांस और आपकी पार्टी का भी यही है, ठीक है, फेयर एनफ। दूसरी तरफ आप कहते हैं ना जनाब के इस पे वो कहना चाहिए, एक्शन होना चाहिए कि टेपिंग क्यों हो रही है। या तो टेपिंग मतलब ओरिजिनल है, होनी नहीं चाहिए, दैट्स अनदर डिबेट। अगर फेक है तो फिर तो तू क्यों नहीं बनता, हम कहें जी टेपिंग क्यों हो रही, फिर तो गलत हो रहा था, गलत होती रही चीज़ें, देन भी उसके बाद क्यों करते हैं सर हम?
नहीं क्लासेस था, मेरे ख्याल आप मेरी बात नहीं समझे सर। एविडेंस की अप्रेजल के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो लीगली एक्वायर्ड हो। अब ये हो रही है कि आपने फॉर एग्जांपल आपकी मैं अभी 500 टेप करूं और उसके बाद उनमें मैं आपकी आवाज डिफरेंट जगह पे जोड़ के मैं रिलीज करवा दूं, जिसमें मैं आपकी तो इज्जत फारिग कर दूं, लेकिन आपके खिलाफ मैं वो कंटेंट साबित नहीं कर सकता। जब तक आप फेयर ट्रायल एक्ट है हमारा 2013 और हमने 4 महीने से सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान ने ये डाली हुई है कि आप इसको इंश्योर करें कि फेयर ट्रायल एक्ट जो है उसके मुताबिक ये कार्रवाई होनी चाहिए। 3 साल सजा है इलीगली आपकी ऑडियो टैप करने की। जब तक आप इन 4, 5, 7 लोगों को सजा नहीं होती इसमें, उस वक्त तक पाकिस्तान में हालात ऐसे ही रहेंगे। चौधरी साहब, आपको याद होगा कि इमरान खान साहब रिकॉर्ड पे हैं, उन्होंने मंसूर अली, हमारे दोस्त मंसूर अली खान साहब आपके भी हैं, उनको रिकॉर्ड पे कहा हुआ है जी कि एजेंसियां टेप करती हैं और बिल्कुल ठीक टेप करती हैं। उन्होंने तो पूरे 5 मिनट लगा के उन्होंने पूरे मुल्क और कौम को समझाया था कि इनका एजेंसीज का टेप करना टेलीफोन मुल्क के लिए, हमारे लिए ये कितना ज़रूरी है सर। वो तो कहते रहे हैं। नहीं, वो देखें, वो एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे। मनी लॉन्ड्रिंग की में जो होती है वो कह रहे थे कि एजेंसीज टैप करती हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के ऑफेंसेस में उनको टिप होनी चाहिए, लेकिन वो भी इलीगल टैपिंग नहीं होनी चाहिए। वो चाहे इमरान खान कहे या कोई और कहे, इलीगल टैपिंग की तो इजाजत नहीं है और इसके ऊपर एक बिल्कुल फेयर ट्रायल एक्ट है। और अभी इमरान खान ही गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये इसको जो है आप लीगलाइज जो प्रोसेस है उसके मुताबिक आप टैपिंग करो। जी राबिया, कुछ आप पूछना चाह रहे सर? वो आपने वैसे बेसिकली पूछ लिया। मैं मरियम नवाज की तरफ अब जाना चाहूंगी, अगर आप इजाजत देंगे। नहीं, वो भी पूछे जरा चौधरी साहब से भी। मेरा ख्याल गिरफ्तारी मुहिम जो चल रही है उस पर भी पूछना बाकी। बहरहाल आप स्टार्ट करें। अच्छा फवाद साहब, मरियम नवाज ने आज बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत की है और काफ़ी, जब भी उन्होंने सरगोदा कन्वेंशन में बात की थी, अदलिया पर उन्होंने अच्छी खासी क्रिटिसिज्म किया, नाम लेके भी किया, आप लोगों की तरफ से भी बड़ा स्टांस आया कि ये क्या हुआ है। बहरहाल आज मरियम साहिबा ने एक खुल के वाज़ेह ऐलान किया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन तो होंगे लेकिन पहले जो है वो तराजू में तोला जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो तो हमें जिस किस्म के टाइटल्स दिए गए, सिसिलियन माफिया या गॉड फादर, ये वापस लिए जाएं। इन तमाम बयानात को और उनकी इंटेंशंस को कैसे देख रहे हैं? वो जब भी मैं ये नून लीग वालों की बातें सुनता हूँ तो मैंने आज लिखा भी है कि वो हमारी पंजाबी में एक मिसल है, वो मसाले मशहूर हैं, कहते हैं कि चोर चक्का चौधरी ते गुंडी रन प्रधान। ये जब बातें करते हैं और ये लगता यही है कि ये इनकी पता नहीं कि कौन इतने बड़े नवाब साहब हैं कि इनकी ख्वाहिशात पे ही पाकिस्तान की जो है वो सियासत देखी जानी है। इस तरह नहीं होता। जो नवाज शरीफ के ऊपर मुकदमे थे वो 3.5 साल तो सुप्रीम कोर्ट में चला, 1.5 साल वो ट्रायल कोर्ट में चला। जिन घरों में ये रहते हैं वहां पे वो सबके सामने है। ये सिसिलियन माफिया से भी बड़ा माफिया बने हुए हैं और अगर इनकी ख्वाहिशात के ऊपर आप जाएं तो इनकी बाकी ख्वाहिश जो है वो ये है कि इमरान खान और पीटीआई को पाकिस्तान से एलिमिनेट कर दिया जाए और हम पहले इलेक्शन में सकते। आपने जामपुर में देख लिया, आपने जहां जहां जितने इलेक्शन हुए हैं इनकी हालत देख ली है। ये इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में ही नहीं रह गए अपनी अहमकाना पॉलिटिक्स से। और मरियम नवाज का तो नून लीग के ऊपर ही कंट्रोल खत्म होता जा रहा है। आप देखें ना, नून लीग के अंदर अब शाहिद खान अब्बासी, साद रफीक, ये जो सारे लोग जो है वो अपनी आवाज उठा रहे हैं। तो मरियम नवाज पहले अपनी पार्टी संभाले, उसके बाद बार की बात देखें। इलेक्शन वक्त पे होने हैं, आइन के मुताबिक होने हैं। मरियम नवाज की ख्वाहिशें तो नहीं होंगी। चौधरी साहब, ये जो मरियम की गुफ्तगू से मुझे अंदाजा हुआ है वो ये हुआ है कि 2018 में इसी तरह का माहौल इमरान खान साहब को बना कर दिया गया था कि मैं उनको, नवाज शरीफ साहब का ट्रायल हुआ, उनको डिसक्वालीफाई किया गया, वो इलेक्शन नहीं लड़ सके और फिर इमरान खान साहब के लिए मैदान छोड़ दिया गया कि जाएं आप जीत लें। वो आगे इसी तरह एक अब भी वही वो चाह रही हैं कि पहले इमरान खान साहब का ट्रायल हो, इनको डिसक्वालीफाई किया जाए, मियाँ साहब के केसेस वापस किया जाए, फिर इलेक्शन होना चाहिए। अब दोनों में कोई थोड़ी सिमिलैरिटी लगती है। 2018 में जिस तरह इमरान खान साहब को माहौल दिया गया तो मरियम नवाज साहबा भी उसी तरह का 2023 में वो आके एनवायरनमेंट मांग रही हैं सर। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो पैनामा पेपर आया था वो क्या रऊफ क्लासरा साहब ने पाकिस्तान में ब्रेक किया था या जनरल बाजवा साहब ने किया था या पीटीआई ने किया था? आंसर इज नो। एक इंटरनेशनल स्कैम था जिसमें नवाज शरीफ और मरियम नवाज और उनके भाई जो हैं वो मेंशन हुए थे। जर्मन अखबार थी सुदित्से ज़ेडबर्ग जिसने ये सारा स्कैंडल छापा था। उसके बाद उसके ऊपर तहकीकात हुई, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुई उसमें, और नवाज शरीफ जो हैं वो उस इन्वेस्टिगेशन के बाद डिस्क्वालीफाई हुए और फिर बाद में उनको सजा हुई। अब उसका कंपैरिजन इन हालात से करना तो वैसे ही एक ज्यादती पर मबनी बात है, क्योंकि इस वक्त तो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को जिस तरीके से उड़ाया गया, हमारे आइन को जिस तरीके से पामाल किया गया,
और इनके लिए तो आउट ऑफ वे जितना रास्ता दिया गया, लेकिन लोग खड़े हो गए हैं। अब आप एक तरफ पाकिस्तान की मखलूक खड़ी है, अवाम खड़ी है, एक तरफ जो है वो अशराफिया खड़ा है। अब ये मुकाबला है, अवाम की ताकत के आगे कौन खड़ा हो सकता है? अच्छा सर जी, आपकी मुलाकातें हुई हैं सर अमेरिकन एम्बेसडर से, और मेरी कोई इतला आ रही है जो मुझे कुछ सोर्सेज कल रात बता रहे थे, प्लीज़ आप ज़्यादा इस पोजीशन में हैं कि वो करें, कि आप लोगों की सुलह होगी अमेरिका से, आपने भी एश्योरेंसेज कोई दिला दी हैं, वो भी मुतमिन हो गए हैं, और आपकी उनसे जो अभी हुई है मेरा ख्याल रिसेंटली पिछले हफ्ते शायद, कुछ डिटेल सर बताएंगे, कोई मुबारकबाद दें आपको कि खान साहब की आपकी अमेरिकन की सुलह होगी है सर? नहीं, अमेरिका से देखिए, पाकिस्तान हम रिकग्नाइज करते हैं, अमेरिका सुपर पावर है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात होना अहम है, और हम इसी के ऊपर जो है वो अमेरिका के साथ बराबरी के ऊपर मबनी ताल्लुकात चाहते हैं। हमने कभी नहीं काम नहीं चाहते। जो डोनाल्ड लू का और जिस तरीके से यहाँ पे हुकूमत गिराए जाने में उनका रोल है, उसको हमने कंडेम भी किया, उनके सामने भी किया है। अब अगला इशू ये, अगला इशू बताते थे फवाद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। कट गई मेरे ख्याल। ये दोबारा थोड़ा कर लें, बड़ा अहम लाइन ड्रॉप हुई है। जी जी, इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे फवाद इम्पोर्टेंट साहब। बात है। एक सवाल अभी और भी रहते चॉइस साहब से, दोबारा गिरफ्तारियों के हवाले से बात गिरफ्तारियां भी रहती हैं उस पर, तो ज़रा थोड़ा दोबारा ट्राई करें। पर चॉइस साहब की मेरी इतला तो ये थी, जो कल किसी सोर्स ने मुझे बताई है कि चॉइस साहब की मुलाकात हुई है, तो दे हैव मैनेज टू मतलब ब्रिंग अबाउट ए ब्रेक थ्रू के इनकी और अमेरिकन की अच्छी खासा तल्लुकात बहाली के चांसेस हैं, और अमेरिकन की तरफ से वो जो था वो भी उन्होंने अपना दिल साफ करना कहते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है जी, फेयर बर्फ पिघल गई, बर्फ पिघल गई है। मेरी खबर ये है कि वो कह रहे हैं ठीक है जी, कि अगर आप लोग भी तैयार हैं अपने आप को थोड़ा सॉफ्ट करने को, हो सकता है अमेरिकन ने अपने सबक सीखे हों, खान साहब ने अपने सबक सीखे हों पिछले 1 साल में, कि जनाब के ठीक है हर एक से लड़ाई कर लें, लेकिन बाज़ दफ़ा दुनिया में कुछ ऐसे। लेकिन ये एक क्लास में मानना पड़ेगा कि ये मैसिव चेंज ऑफ पॉलिसी है या चेंज ऑफ नैरेटिव है, जो फवाद साहब ने कहा है कि हमें बराबरी की सतह पर। जी फवाद साहब साथ मौजूद हैं। फवाद साहब बात कंटिन्यू कीजिएगा। बड़ी अहम बात कह रहे थे सर आप। इससे इशू ये था कि देखिए, हमने उनके साथ जो डोनाल्ड लू वाला इशू वो भी उठाया, वो भी हम उसके मुताबिक चल रहे हैं। तीसरा ये है कि हमारा अमेरिका के साथ एक उनकी कंसर्न ये है कि पाकिस्तान में जब तक आप एक पीपल टू पीपल रिलेशनशिप अगर चाहते हैं, तो तहरीक इंसाफ के बगैर क्या पीपल टू पीपल रिलेशनशिप होगा? अफगानिस्तान में अगर कोई पाकिस्तान में आदमी कोई लीडर जिसकी रिस्पेक्ट है वो इमरान खान है। अफगानिस्तान से उनका कंसर्न है, उन्हें पीटीआई से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। केपी जो प्रोविंस है उसमें पीटीआई की हुकूमत होनी है, उन्हें पीटीआई की जो है अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर जरूरत है, और हमें उनकी जरूरत है मुआशी उसके ऊपर। सो हमारे जो ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी आना दोनों के मफाद में है, और इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। हमने ये बता दिया है कि अमेरिका की जो इंटरवेंशन है हमारे यहाँ सियासत में, वो हमें उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, वो नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से हम आगे आप ये फवाद भाई, ये अफगानिस्तान को तालिबान को एज ए बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अमेरिकन के साथ, कि आपका इन्फ्लुएंस है, क्लाउट है, इमरान खान साहब की इज्जत करते हैं, लिहाजा अगर आप अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं या तल्लुकात चाहते हैं, यहाँ पे सारा बॉर्डरिंग एरियाज में, तो आपको हमसे बात करनी पड़ेगी, हमें हुकूमत में लाना पड़ेगा। जी हमसे बात करनी पड़ेगी। मतलब ये बात ठीक है, इमरान खान के अलावा कोई आदमी नहीं है पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान को समझता हो, कोई आदमी नहीं है जो पाकिस्तान की लीडरशिप रिस्पेक्ट करती हो, कोई आदमी नहीं है जिसपे अफगान अवाम जिसकी इज्जत करती हो। और इमरान खान के अलावा बिलावल और शहबाज शरीफ को तो जानते ही नहीं अगले, उनकी हैसियत ही कोई नहीं है। सो आपने जाहिर है कि अगर रीजनल अफेयर्स में इमरान खान की अहमियत है, और इमरान खान के बगैर ना पाकिस्तान के साथ जो है ताल्लुकात पीपल टू पीपल हो सकते हैं, और ना ही आप इस रीजन के हम तो समझते थे कि हमारी आर्मी या हमारी आईएसआई जो है ये मैनेज करते रहे, कंट्रोल करते रहे तालिबान को, अफगानिस्तान को पिछले 40 साल से। अब आप बता रहे हैं कि नहीं, इमरान खान साहब जो हैं वो सारे इन इश्यूज़ को बेहतर भी जानते हैं, इज्जत भी कमांड करते हैं। आईएसआई, आर्मी, हमारे जनरल जो भी थे ऑपरेटिव, वो सारे पीछे रह गए। देखिए, बात यह है कि हमारा डेफिनेटली हमारा उनका एक बड़ा अहम रोल रहा है, और बहुत अच्छा रोल भी रहा है, और कुछ गिले शिकवे भी रहे हैं। लेकिन ये देखिए, ये मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता। मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप किसी वक्त काबुल जाए और जो अफगान लीडरशिप है उनका इंटरव्यू करें, और उनसे पूछें कि आपके पाकिस्तान में आप किस पे एतमाद करते हैं,
और कैसे आप मामला बेहतर करना चाहेंगे, आपको जवाब मिल जाए। सर वो ये समझते हैं कि अभी ये जो इमरान खान साहब ने खुद भी बात की है, जनरल फैज़, जनरल बाजवा साहब, उस पर तनकीद भी आ रही है कि वहाँ से 30-35 हज़ार जो वॉरियर थे, जो टीटीपी के जो यहाँ ऑपरेशन के बाद चले गए थे बहर, उनको वापस लाया गया पीसफुल तरीके से। और उन्होंने कहा जी हम आके यहाँ पे अच्छे मतलब गुड कॉप बन के रहेंगे। अब ये पेशावर वाला ब्लास्ट हुआ, कराची हुआ, तो आप समझते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़ी सी टफ पॉलिसी रखनी चाहिए थी। जो लोग चले गए थे आप उनको वापस लाए हैं, सेटल किया है, और आप वही पाकिस्तान में ट्रबल्स क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, और इसके ऊपर अगर आप एक पूरा डिटेल्ड प्रोग्राम करें तो फिर उस पर समझ आएगी मामला क्या है। मैं सिर्फ मुख्तसरन आपको इतना बता सकता हूँ, 30-35 हजार नहीं है, टोटल लोग जो हैं वो 18-20 हजार है, उनमें 5-6 हजार जो हैं वो फाइटर्स हैं। अब इशू ये है कि ये पाकिस्तानी हैं लोग, और ये लोग वो थे जो कि जब ऑपरेशन हुए तो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट में अफगानिस्तान चले गए। अब अफगानिस्तान कहता है कि ये पाकिस्तानी हैं, आप इनको सेटल करें। हम भी समझते हैं कि इनको सेटल करना है किसी तरीके। अब अफगानिस्तान में सेटल करना है या पाकिस्तान के अंदर सेटल करना है, ये एक कॉम्प्लेक्स इशू है। इसमें जो लोकल हमारी पॉपुलेशन है, लोकल हमारी जो सियासी लीडरशिप है, उसके अपने स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारे अपने हैं, इनको सेटल करना है। सो ये इसके ऊपर एक डिटेल्ड प्रोग्राम जब आप करेंगे नहीं करेंगे तो सर जी। मैं नहीं बिल्कुल अच्छी बात की आपने, मुख्तसर नहीं हो सकती एक रिव्यू। लास्टली सर, एक गिरफ्तारी वाली तहरीक कहाँ तक पहुंची है सर? और चौधरी साहब आपकी हमें तो खबर आई थी कि दोबारा गिरफ्तार को लेकर मैंने दुआएं की ना गिरफ्तार हूं ताकि हमारे प्रोग्राम चलते रहे सर, आपके बगैर हमारी मतलब रौनक नहीं लगती यहाँ पे। तो गिरफ्तारियां कहाँ तक पहुंची हैं? लोग कह रहे हैं फ्लॉप हो गई है, लीडरशिप जो है वो गिरफ्तारियां दे नहीं रही, लोग दे नहीं रहे, 20, 30, 40, 50 से बात आगे नहीं जा रही सर। नहीं तो इस वक्त जो शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, जुल्फी बुखारी हैं, ये जो सरगोदा में, गुजरावाला में, ये किन्होंने गिरफ्तारियां दी हैं? सबसे ज्यादा लीडरशिप ने गिरफ्तारियां दी हैं। और अगर ये अदलिया के ऊपर दबाव बढ़ाया गया, हम इसको मुल्कगीर तहरीक बनाएंगे और फिर हजारों लोग जो है वो गिरफ्तारियां देंगे। वैसे भी तो इस मुल्क में क्या हो रहा है, अमजद शुएब के साथ, जनरल अमजद के साथ देखें क्या हुआ, जो बाकी लोग हैं उनके साथ देखें क्या हो रहा है। तो ये जो गिरफ्तारियां, तो यहाँ इशू कोई नहीं रह गया, लोगों को उठाया जा रहा है, तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पॉलिटिकल वर्कर्स को जिस तरीके से मिसिंग पर्सन हुए हैं, मोहम्मद खान भट्टी 20 दिनों से पता ही नहीं कि किधर है। आमिर राना जो इलेक्टेड सेक्रेटरी था लाहौर हाईकोर्ट बार का, वो 5 दिन जो है वो मिसिंग पर्सन रहा। तो ये तो गिरफ्तारियां कुछ भी नहीं है, और ये तो हजारों लोग तैयार हैं, और ये बहुत कामयाब मुहिम है, मुनफरिद मुहिम है। और इसमें इसका सिर्फ स्केल हमने जानबूझ के छोटा रखा हुआ है। और अगर ये मामला जो है वो दबाव, अदलिया को दबाव में लाने की कोशिशें जारी रही, तो फिर हम इसको बहुत बड़ा कर देंगे। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपको। फवाद चौधरी साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे, और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार अख्तर गुरजानी साहब। उनसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू करेंगे राजनपुर के इलेक्शंस, जो जिमनी इलेक्शन हुए और उसमें जो नताइज रहे उसके ऊपर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अख्तर हसन गुरजानी साहब, और ये जो इलेक्शंस हुए उसमें ये उम्मीदवार भी थे। गुरजानी साहब आपको वेलकम करेंगे शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा गुरजानी साहब, हम बात करेंगे राजनपुर के जिमनी इलेक्शन पे, और जिस तरह से पीटीआई को कन्विंसिंग विक्ट्री हुई और पीपीपी और मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई, क्या बुनियादी वजह आपको लगती है शिकस्त की? देखिए जी, मेरे नजदीक सबसे बड़ी वजह तो मईशत की बदहाली है। आप देख लें, पिछले कई सालों से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इस सियासी अदब इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह नून लीग और पीटीआई की महाजा रही है। सियासी मुखालफतें जो हैं वो जाती दुश्मनियों में तब्दील हो गई हैं, गालम गलोच हो रही है, मतलब बेहूदगी का एक तूफान बरपा है। इस सियासी महाजाराई का नुकसान क्या हुआ है कि मईशत का भट्ठा बैठ गया। और आपने देखा होगा, लोग अगरचे हमें इसे बरियत जुमा नहीं करार देते, लेकिन फिर भी आपने ये देखा होगा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत कभी ऐसा नहीं कि वो उन्होंने इस महाजाराई को या इस तूफान बदतमीजी में शामिल होने की कोशिश की हो। अच्छा, अब हुआ ये कि हम लोगों ने जब कैंपेन शुरू की तो हम ये लेवरेज लेना चाह रहे थे कि जी, चूंकि गवर्नमेंट जो है वो वजीर आजम भी नून लीग से हैं, वजीर खजाना भी नून लीग से हैं,
तो लेकिन लोग हमें बरियोजिमा करार देने को तैयार नहीं थे। वो कहते जी आप ही इस रूलिंग अलायंस का हिस्सा हैं। और दूसरी बड़ी वजह क्या है जी, वो ये है कि जो नॉन लीग के कैंडिडेट आप कह सकते हैं उन्होंने कंपैरेटिवली कुछ बेहतर वोट लिए। उसकी वजह रऊफ क्लासना साहब मेरी बात को अच्छी तरह समझेंगे कि रूरल एरियाज की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स होती है उसमें एक ये तासुर मिलना कि जी फलां कैंडिडेट को गवर्नमेंट मशीनरी सपोर्ट कर रही है, तो ये एक बड़ा एडवांटेज होता है। अगर ये तासुर ना होता और जिस तरह से उन्होंने वापडा और पुलिस को मिसयूज किया नून लीग के कैंडिडेट ने, तो उनका भी शायद बहुत बुरे वोट पड़ते। लेकिन पुलिस को और उन्होंने इलेक्शन का ऐलान होते ही अपने मनपसंद ऑफिसर जी पोस्ट करा लिए। हालांकि जब इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो मेरा नहीं ख्याल कि ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन धड़ाधड़ मतलब डीसी डीपीओ से लेके एसी डीएसपी से लेके इवन एसएचओ तक के भी तबादले हुए। और फिर उन लोगों को इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों को, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर्स लेवल के लोगों को और इवन काउंसलर्स लेवल के लोगों को अरेस्ट करवाया गया। और अरेस्ट करवा के जी उनकी लॉयल्टीज चेंज करवाई गई। इस तरह से मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ अपना वोट बैंक बेहतर बना लिया, क्योंकि देहाती इलाकों में परसेप्शन बहुत मैटर करता है कि कौन सा कैंडिडेट है जिसको गवर्नमेंट मशीनरी की सपोर्ट हासिल। अच्छा गुरचानी साहब, आपने एक नया ट्रेंड सेट किया कि आपने अपनी शिकस्त को तस्लीम किया है। आपने कहीं धांधली के इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई आपने बहाने नहीं बनाने की कोशिश की जैसे होता है हमारे यहाँ। आपने बड़ा ग्रेसफुली आपने एक्सेप्ट किया फेसबुक पे भी और दीगर फोरम पे भी कि जी मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करता हूँ, और मुखालफिन को आपने जो जीते हैं उनको मुबारकबाद दी है। ये क्या वजह है कि यहाँ पर सेंटर में तो सर आप इकट्ठे हैं, पीडीएम की एक हुकूमत है, वहाँ पे नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब एक हैं, हुकूमत में भी हैं, कैबिनेट में बैठे हैं। तो वहाँ पर जब आपको पता था कि इमरान खान साहब या उनके उम्मीदवार मोहसिन लगारी साहब जो हैं बड़े पावरफुल उसमें हैं, वहाँ पे मुश्तरका कैंडिडेट क्यों नहीं लाया गया? आप अलहदा इलेक्शन लड़े हैं पीपल्स पार्टी के टिकट पे, और फिर वो दूसरे अमार साहब उस पर अलहदा लड़े हैं। अगर आप दोनों को मिलाए जाए वोट, गलत नहीं कह रहा था, 81,000 के करीब आते हैं, 90 उन्होंने लिए, तो आप समझते नहीं है कि एक कैंडिडेट होता तो शायद मुकाबला अच्छा जा पड़ता, कोई एक उसमें उम्मीद की जा सकती थी आप लोगों को जीतने की। मैं क्लॉसर साहब मैं अर्ज करता हूँ, देखिए होना तो ये चाहिए था कि जैसे एक अगरचे पीपल्स पार्टी पीडीएम का कोई बाज़ाब्ता हिस्सा नहीं है जी, लेकिन फिर भी एक रूलिंग अलायंस में होने की वजह से अंडरस्टैंडिंग बहुत सी हलकों में हो भी चुकी है, तो यहाँ भी हो सकती थी। तो हमारी लीडरशिप का आर्गुमेंट ये था कि जहाँ रनर अप पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है पिछले इलेक्शन में, तो वहाँ पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को नॉन लीग को भी सपोर्ट देनी चाहिए। अब यहाँ पे ये था कि नॉन लीग का पिछले इलेक्शन में कोई कैंडिडेट नहीं था, उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट। तो ये मेरा ख्याल है इन लीडरशिप की बात भी हुई है और उनके पास इसका कोई जवाब भी नहीं था। लेकिन उसके बाद फिर अचानक पता चला कि नहीं, वो अवैस लगारी साहब भी अपने बेटे को लड़ाने में पजिद हैं, और फिर गालबन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी विन ओवर कर लिया और ये सारे स्टेट मशीनरी को भी साथ मिलवा के। तो उनका ख्याल ये था कि मैं शायद इस मतलब ट्रायंगुलर फाइट में भी मैं जीत जाऊंगा, लेकिन वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। अच्छा सर, ये कितना मुश्किल था पीपल्स पार्टी के टिकट पर पंजाब में इलेक्शन लड़ना, जबकि पीपल्स पार्टी तकरीबन वो लोग कहते हैं 2-4 सीटें छोड़ के बाकी वॉश आउट हो चुके हैं, महंगाई के मसाइल हैं, लीडरशिप के क्राइसिस हैं, पीपल्स पार्टी पंजाब से हाथ धो चुके। इसके बावजूद आपका पीपल्स पार्टी में शामिल होना या इलेक्शन लड़ना, आप समझते हैं इट वाज जस्टिफाइड? स्टिल आप समझते हैं कि ठीक पार्टी में खड़े थे या किसी और पार्टी से आपको अपने आप को लॉन्च करना चाहिए था? ये गुलाब साहब, मैं आपको जो सच्ची बात बताऊं सर, मुझे बेशुमार पीटीआई के कैंडिडेट्स के वोटर्स ने, खासतौर पे पीटीआई के वोटर्स ने खासतौर पे, और नॉन लीग के भी वोटर्स ने ये कहा कि जी आप तीनों कैंडिडेट्स में से आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, हमें आप पसंद हैं, लेकिन आप पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल वो हो चुकी है यहाँ, मतलब
डिस्क्रेडिट कमजोर हो चुकी है पंजाब में, तो आपको इस पार्टी से हिस्सा नहीं लेना चाहिए था। तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि पार्टी कमजोर हो या ताकतवर, आप इलेक्शन जीत रहे हो या हार रहे हो, अगर आप किसी पार्टी के साथ एफिलिएटेड हैं तो फिर आपको ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें इलेक्शन में मैं हारूंगा या जीतूंगा। तो मेरी कोशिश थी कि शायद इसी तरह हम अपनी मेहनत से पीपल्स पार्टी को रिवाइटलाइज कर लें और दोबारा से उसको। अच्छा सर, मैं आप पे थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रा करना चाह रहा हूँ। आप डीजी इंटेलिजेंस ब्यूरो रहे हैं, आईजी रहे हैं, साबिक रहे हैं, बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं, यहाँ इस प्रेसिडेंसी में आपने सर्व किया और मुझे जाती तौर पर पता है अपने इलाके के लोगों के लिए, राजनपुर, डेरा, दाजल जो भी थे इलाके, जहांपुर वगैरह, आपने बड़ा काम किया वहाँ पे लोगों के लिए। ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब थे, उन्होंने ननकाना के लिए बड़ा किया, वो भी DGI भी रहे हैं, यहाँ पे होम सेक्रेटरी रहे, बाकी उसमें रहे, बाकी चीज़ें की हैं उन्होंने। उनका भी पहला इलेक्शन हुआ तो वो इलेक्शन हारे थे, लोगों ने वोट उनको उस तरह नहीं दिया, हालांकि उन्होंने बड़ा ननकाना को जिला बनवाया था। आपने भी बड़ी एफर्ट किए हैं। तो मुझे याद है वो कहते होते थे मुझे, ये ब्रिगेडियर एजाज शाह, दुनिया पित्तल दियो यार, कि देखो उसने कहा यार मैंने किस किस के काम नहीं किए, काम नहीं है, वोट देने के बारी तो मुझे किसी ने वोट नहीं डाला, मैं हार गया हूँ। आप भी ये कहें कि वहाँ पे डेरा, राजनपुर, दाजल, जामपुर वालों के बारे में दुनिया पित्तल दियो यार, काम होते तो मेरे पास सारे आते थे, करता था, वोट देने के बारी आई तो जनाब उधर चले गए, दूसरे सरदार लगारी के पास चले गए, गुरचानी को वोट नहीं डाला उन्होंने। नहीं, ऐसा नहीं है क्लासर साहब। देखिए, असल में बुनियादी वजह ये थी कि इससे पहले आपको पता है मेरा बेटा MP रहा है, लेकिन वो दूसरे हलके से, मोहम्मदपुर दीवान के हलके से जी। तो इस दफा ये हलका मेरे लिए बिल्कुल नया था, पहली दफा इस हलके में हमने इलेक्शन लड़ा है। तो उसमें ये नहीं, मैं किसी पे ब्लेम नहीं करता, पब्लिक की जो भी मूड हो, जहां भी वो वोट देना चाहें, उसे मैं उनको गिला नहीं दे सकता। ठीक है, उनकी अपनी राय थी, उन्होंने उसका अपना हक इस्तेमाल किया। लेकिन ये हल्का मेरे लिए नया था और मेरा ख्याल है शुरू में जैसे इस दफा हमें मुश्किल पेश आई है, ठीक है, लेकिन आई एम श्योर कि आइंदा से जैसे हम कंसिस्टेंसी से लोगों अब से दोबारा ताल्लुक इलेक्शन रखेंगे। लड़ेंगे सर 2023 में जनरल इलेक्शन लड़ेंगे यहाँ से जब दोबारा होते हैं? जी, अगर मेरी पार्टी ने कहा तो मैं जरूर लड़ूंगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू वेरी शुक्रिया। मच सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अख्तर गुरजानी साहब मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। क्लासर साहब, कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट पेश हुई है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, जिसमें ये कहा गया कि एक साल की मुद्दत में 25 वफाकी वज़रा और वज़राए मुमलिकत ने सिर्फ 1 ईयर में जो बैरून मुल्क दौरे किए हैं वो किए हैं 6 करोड़ और 52 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च कर दिए हैं। तो ये इसकी डिटेल्स पे जरा बात करते हैं। ये बड़ा हमारे रिपोर्टर हैं, पता है आपको, इमरान मगराना हमेशा बड़ी खूबसूरत खबरें लाते हैं, PSCO कमेटीज़ हूँ, क्वेश्चन आवर हो। तो आज की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लोगों के लिए बड़ी दिलचस्प होगी। इसमें बड़ा सवाल पता है क्या है? वो तो दिए गए हैं कि किस किस ने कितने दौरे किए हैं, कितने लाख करोड़ जो भी खर्च किए हैं, वो भी हम बताएंगे, थोड़ा स्क्रीन पे भी चल रहा होगा। मेन क्वेश्चन इसमें और है, इसमें बिलावल भुट्टो का नाम नहीं है, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान को, जिन पे अपोजिशन एतराज़ भी करती रहते हैं कि वो ज़्यादा विजिट्स करते हैं, बाहर जाते हैं। और बिलावल भुट्टो साहब की पार्टी ये कह रही थी, अगर मैं ठीक समझाऊँ, कि वो अपना ज़ाती अखराजात जो है ना, वो ज़ाती अखराजात से जाते हैं, होटलों में खुद ठहरते हैं, बिल अपने वो देते हैं। लेकिन फिर भी जितना भी हो रहा हो, इसके बावजूद अगर बिलावल साहब अपने बिल दे रहे हैं, अपना खर्चा अफोर्ड कर रहे हैं, फेयर अनफ, अच्छी प्रैक्टिस है, वी अप्रिशिएट इट। लेकिन उसका कहीं ना कहीं जिक्र तो होना चाहिए था ना, कि बिलावल भुट्टो साहब ने इतनी विजिट्स की हैं उसमें पिछले 8-10 महीनों में। उनका नाम ही शामिल नहीं है, नाम ही नहीं है बिलावल भुट्टो साहब को। मुझे नाम तो नहीं है, शायद मैं मिस कर गया हूं, तो मुझे नहीं पता। हालांकि इमरान मगराना बड़ा आपको पता है कीन रिपोर्टर है, एक एक चीज़, एक एक लफ्ज़ देखता है, खुद भी मैं सारी चीज़ें चेक करता हूँ। तो मुझे बिलावल भुट्टो साहब का नाम नज़र नहीं आ रहा। वो ज़्यादा मतलब डाउट्स क्रिएट कर रहा है कि वह बिलावल भुट्टोज नेम इज नॉट इन द लिस्ट, जहां पे इन्होंने उसके इमरान खान साहब के कैबिनेट के वजीरों के नाम भी हैं कि जो माजी में जाते रहे, मतलब जो 8-10 लोग थे जो पहले 6 महीने थे जो गए हैं, उनके नाम हैं, उनके अखराजात भी दिए गए। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब जो बने थे अप्रैल या मई में आए थे मेरा ख्याल है, उसमें वजीर खारजा और सबसे ज्यादा विजिट्स हैं, उनका नाम गायब है। या तो फिर वो ये कहते ना कि बिलावल भुट्टो साहब ने टोटल A to Z जो भी खर्चे थे उन्होंने सारे चाय पानी के अपनी जेब से दिए, लिहाजा कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया उन्होंने, उस पर भी नहीं बताया उन्होंने। अब कितना किया है वो भी नहीं बताया। आई होप कि फॉरेन ऑफिस इस मामले को क्लैरिफाई करेगा, या जिसने क्वेश्चन डाला था वहां पे वो दोबारा उनको सप्लीमेंट्री क्वेश्चन डालना चाहिए कि भाई साहब हमें बताया जाए। उसमें मेरा ख्याल है ये थे, उसमें माहर गौस बख्श खान साहब है ना, उन्होंने सवाल डाला था। अच्छा, इसमें मजे की जो चीज है, जो सबसे ज्यादा विजिट किए हैं वो उन्होंने किए हैं यहाँ पे, ये वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल साहब ने किए हैं।
1 करोड़ 4 लाख उनके उनके बताए जा निकला रहे क्या हैं। उनके दौरों से क्लास साहब? हेल्थ मिनिस्टर हैं, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि पटेल साहब जो हैं बैरून मुल्क से, हमें तो ये बताया जा रहा है कि डॉलर नहीं है, यहाँ एलसी नहीं खुल रही, पैसे नहीं है, दवाएं नहीं आ रही, इंपोर्ट नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल नहीं हो रहा, तो इतने दौरे इन्होंने काट दिए। सबसे ज्यादा बताया गया जो लिस्ट हमने देखी है अब्दुल कादिर पटेल साहब की है, फिर उसके बाद नवीद कमर साहब हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, ऐशा गौस पाशा साहब हैं, अच्छा इसाक डार साहब को अभी आए हुए हैं, जुमा 8 दिन नहीं हुए, 24-25 लाख रुपए वो भी खर्च कर चुके हैं। चलो ठीक है, ख्वाजा आसिफ हैं, मुसद्दिक मलिक हैं, खुरम दस्तगीर हैं, साजिद तूरी साहब हैं, शाहज़ मरी हैं, ठीक है, यानी इट्स लॉन्ग लिस्ट, एक लंबी लिस्ट है। बाद लोगों के बहुत कम खर्च। इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए, तो एक्सक्लूसिव स्टोरीज आज हमने शामिल की। जी जी जी, क्योंकि एक तरफ जो है महंगाई है, टैक्सेस हैं, और दूसरी तरफ इन दौरों से निकल क्या रहा है। मेरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इतने पैसे खर्च करें भी, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी तो हो। मीटिंग में पिछली में हमने स्टोरी की थी, उसने कहा मैंने इतने दौरे करके दुनिया भर को कायल कर लिया था पाकिस्तान के लिए, बहुत सारी चीजें की थी, लेकिन इसाक डार साहब और उनके जो ने उसको यूटिलाइज नहीं करा सका। वो ये कहते हैं कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर बिलावल वगैरह कि हमने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी फाइट का इमेज भी बेहतर किया है। क्लास अब इसके ऊपर फॉलो स्टोरी करेंगे, वो सक्सेसफुल रही है। जी, इस वक्त प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।